हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेमिनिज़्म, जिसमें हम लोगों ने फेमिनिज़्म की हिस्ट्री क्या है वो देखनी है। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ द फेमिनिज़्म, व्हाट आर द डिफरेंट वेव्स ऑफ द फेमिनिज़्म, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फेमिनिज़्म। सो फेमिनिज़्म जो है, फेमिनिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो मूवमेंट जो है ना, जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में से जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो है फेमिनिज़्म। ठीक है। एट इट्स कोर फेमिनिज़्म एडवोकेट्स फॉर इक्वालिटी। अगर हम लोग जाके देखें तो फेमिनिज़्म बात किसकी करती है? फेमिनिज़्म बात करती है इक्वालिटी की बिटवीन जेंडर्स। व्हाट इज़ फेमिनिज़्म? फेमिनिज़्म एडवोकेट्स फॉर इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स। ठीक है ना। एंड ये नहीं कि सिर्फ फेमिनिज़्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इक्वालिटी फॉर द वीमेन। ठीक है ना। ये इक्वालिटी अमंग जेंडर्स। ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, इसमें मेल हैं तो उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फीमेल हैं तो उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है ना। पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन एड्रेसिंग द हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ फेस्ड बाय द वीमेन। लेकिन स्पेशली जो है, जो इनइक्वालिटीज़ वीमेन फेस करती हैं उसके ऊपर ये फोकस करती है। ठीक हो गया। होएवर फेमिनिज्म इज़ नॉट अ सिंगल आइडिया or movement. It is a diverse and evolving framework that includes multiple theories, perspectives and waves of the एक्टिविज्म। अब इसमें मल्टीपल थेरीज, पर्सपेक्टिव्स और वेव्स जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। ठीक है। हम लोग इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है उसकी तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो फेमिनिज्म इज़ द बिलीफ इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी की बात करती है अमंग सेक्सेस। ठीक है ना। कोई मेल है या फीमेल है तो सब बराबर है। ठीक हो गया। एंड द मूवमेंट ऑर्गेनाइज टू अचीव दैट इक्वालिटी। और ये मूवमेंट इसलिए चलाई गई थी कि उस इक्वालिटी को जो है वो हासिल किया जाए। अब इट चैलेंजेस, ये किस चीज़ को चैलेंज करती है? पैट्रियार्की को। ऐसा एस पैट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेटेड सिस्टम को, जहाँ पे आदमी की ही राय को सारा कुछ समझा जाए, जहाँ पे आदमी को ही सारा कुछ समझा जाए, औरत के कोई हकूक़ ना हो। तो इस तरह की सोसाइटी जो है ये पैट्रियार्की को, इस तरह की सोसाइटी को ये चैलेंज करती है। दूसरी बात ये बात करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, वर्क एंड राइट्स। औरतों का जो उनके लिए एजुकेशन के राइट्स नहीं थे, ठीक है ना, वेस्ट में, और उसके बाद वर्क प्लेसेस पे उनके राइट्स नहीं पूरे थे। ठीक है ना। इस तरह की उनकी सारी जो है हर चीज़ में इक्वालिटी की बात करती है। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, वर्क एंड राइट्स जो कि फीमेल वर फेसिंग इन पास्ट एंड दे आर फेसिंग नाउ। तो उन सारे मसाइल को हल करने के लिए जो है वो फेमिनिज़म ने आगे अपना जो है वो स्टेप उठाया। कल्चरल एंड सोशल स्टीरियोटाइप्स अबाउट जेंडर रोल्स। ठीक हो गया। अब ये किसको चैलेंज करती है? कल्चरल एंड सोशल स्टीरियोटाइप्स। कल्चरली तौर पे भी और सोशली तौर पे भी जो स्टीरियोटाइप्स जेंडर के साथ, जेंडर रोल्स के साथ जोड़ दिए जाते हैं, फेमिनिज्म उसको भी चैलेंज करती है। ठीक है ना। अब किचन में काम करना एक औरत का ही काम नहीं है, कपड़े औरत ने ही नहीं धोने। ठीक है ना। तो ये सारा जो, हाँ, जो स्टीरियोटाइपिंग हम लोगों ने कि वीमेन जो है दे शुड लिव इन दियर हाउसेस। ठीक है ना। दे आर नॉट अलाउड टू अर्न दियर मतलब वो अपने लिए कुछ नहीं कमा सकती, बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जेंडर डिफाइंड रोल्स जो थे कि जो कि सोसाइटी ने उनके लिए बना दिए हुए थे, तो फेमिनिज्म उसको चैलेंज करती है। ठीक है ना। फेमिनिज्म इज़ नॉट ओनली अबाउट वीमेन। फेमिनिज्म, मैंने जैसे कि बिल्कुल शुरू में बताया कि ये सिर्फ वीमेन के बारे में नहीं है। इट ऑल्सो क्वेश्चंस हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट्स जेंडर इटसेल्फ एंड हाउ दैट कंस्ट्रक्शंस इफेक्ट्स ऑल पीपल। तो ये फेमिनिज्म हमें बताती है कि कैसे सोसाइटी जो है वो जेंडर जो है, जेंडर का रोल जो है डिफाइन कर लेती है, उसको कंस्ट्रक्ट कर लेती है, और फिर यही कंस्ट्रक्शन जो है एक घर में सारे अफराद को इफ़ेक्ट करती है, एक सोसाइटी में, और फिर उसके बाद ये जो है फिनोमेना ये ग्लोबली जो है वो फैल जाता है। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स, ये जो
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये जो है वो ये रोल्स हम लोगों ने जो है खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। सो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जेंडर इज़ नॉट अ जीनोटाइप, इट इज़ फिनोटाइप। आप ये भी कह सकते हैं फिनोटाइप है, आपने खुद उसके साथ सारा कुछ ये अटैच किया हुआ है। कोई ये जैसे क्या कहते हैं अपनी तरफ से तो नहीं कुछ भी लेके आता, ठीक है ना। तो ये मतलब ये रेस के बारे में ये बात कही जाती थी, रेस इज़ नॉट अ जीनोटाइप, इट इज़ अ फिनोटाइप। मतलब हर बंदा जो है उसकी जीन्स में शामिल नहीं है कि वो ब्लैक है या वाइट है, ठीक है ना। तो अब जब हम लोगों की शक्लें देखते हैं, उनके रंग देखते हैं, तो हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से सेम जो है, चले ठीक है, जेंडर रोल्स तो डिफाइंड होते हैं, मतलब एक फीमेल है और एक मेल है, लेकिन सोशली जो हम लोग उनके साथ स्टीरियोटाइपिंग जोड़ते हैं और अटैच करते हैं कि ये रोल्स हैं स्पेशली फॉर द वीमेन और ये रोल्स जो हैं वो स्पेशली फॉर द मैन, ये जो सारा का सारा है ये स्टीरियोटाइपिंग है। और यही अगर हम लोग जाके देखते हैं तो रेसिज्म में भी यही सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। रेसिज्म में भी हम लोग स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, हम लोग जो हैं वो डिफाइंड जो रोल्स हैं वो लोगों की फेसेस के साथ जोड़ देते हैं। तो उसके बारे में कहा जाता है कि रेस इज़ नॉट अ जीनोटाइप, रेस इज़ द फिनोटाइप। फिनो मतलब आपकी शक्ल को देख के जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं। अब अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फेमिनिज्म के ऊपर जाते हैं तो फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म डिड नॉट इमर्ज सडनली, ठीक है ना, अचानक से नहीं आई ये जो है मूवमेंट। इट डिवेल्प ग्रेजुअली थ्रू सेंचुरीज ऑफ द सोशल चेंज। अब देखें जो है जेन ऑस्टन जिस वक्त थी, आप लोग देख लें रोमांटिक जो इरा है 1775 में जो है वो जेन ऑस्टन, शी इज़ द नॉवेलिस्ट, वो पैदा हुई है। और उसके बाद आप अगर उसके नॉवेल्स उठा के देख लेते हैं, शी वॉज द मार्क्स बिफोर द मार्क्स, ठीक है ना। मार्क्सिज्म से पहले मार्क्सिस्ट थी वो, ठीक है। कैसे मार्क्सिस्ट थी? शी टॉक्ड अबाउट द इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, ठीक है ना। वो उसको खुद को जो है जो जेन ऑस्टन है वो उसको घर में जो है उसको एजुकेशन दी गई, वो किसी स्कूल में नहीं गई, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई। उसके अलावा आप देखते हैं जेन ऑस्टन की जितनी भी राइटिंग्स थी शुरू में, शी वॉज नॉट अलाउड टू पब्लिश हर राइटिंग्स विद हर ओन नेम। तो उसकी जो राइटिंग्स थी तो वो माई लेडी के नाम से जो पब्लिश हुआ करती थी, ठीक है ना। तो बाद में जाके 1812 और 1814 में जाके जो है 1814 और 1812 में माई लेडी के साथ उसके नॉवेल्स आए। फिर ऑलमोस्ट आई थिंक सो उसकी डेथ के बाद जाके जो है नॉवल जो है उसके नाम के साथ पब्लिश हुआ, आई थिंक सो। आप लोग यहाँ से अंदाज़ा कर लें, शी वॉज द वेरी फेमस नॉवलिस्ट नाउ डेज। तो उस वक़्त जो है वेस्ट की कंडीशन, जैसे कि वो 1775 से लेके 1816 या 1818 तक वो जेन ऑस्टन का टाइम पीरियड है। तो उस वक़्त औरतों को, अब जो विमेन थी, दे वर नॉट अलाउड टू पब्लिश देयर राइटिंग्स विद देयर ओन नेम्स, दे वर नॉट अलाउड टू राइट, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। दे वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, ठीक है ना। दे डोंट हैव लीगल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फैमिलीज़, ठीक है। अगर कोई बेटा नहीं होता था तो प्रॉपर्टी सारी की सारी वो फैमिली में किसी अंकल के बेटे को चली जाती थी, ठीक है। तो औरतों को प्रॉपर्टी में भी जो है उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो जेन ऑस्टन का अगर आप लोग नावल पढ़ते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो आपको उसको पढ़ के अंदाज़ा होगा। तो ये बात जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फेमिनिज्म की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेमिनिज्म जो है ये सडनली नहीं हुई। आप देखें ग्रेजुअली इसके बारे में बात होती थी, जैसा कि जेन ऑस्टन जो है उसने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे नॉवेल्स हैं आप लोग देखते हैं। तो ये सारे जो है वो छोटे छोटे पॉइंट सामने आ रहे थे कि औरतों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। उनको उनके लिए एजुकेशन का राइट होना चाहिए, उनको प्रॉपर्टी में उनका राइट मिलना चाहिए, ठीक है ना। द राइटर्स वर्स ग्रेजुअली हाईलाइटिंग दीज पॉइंट्स इन दी राइटिंग्स, ठीक है। तो बाद में इनके ऊपर फोकस किया गया, बाद में औरतों के बारे में लिखा गया, फेमिनिज्म आई के जो उनके राइट्स हैं उनको प्रॉपरली मिलने चाहिए। So early foundations में, even in the ancient and the medieval periods, some women questioned inequality. अब एशियन टाइम और medieval period में भी आप जाके देखें तो कुछ औरतें जो हैं वो क्वेश्चन करती हैं इनक्वालिटी को, ठीक है। क्वेश्चन किया, जैसे कि जेन ऑस्टन की मैंने आपको बात बताई है, इससे medieval period में भी बहुत सारी राइटिंग्स होंगी जिसमें ऐसी बात हुई है। बट ऑर्गेनाइज फेमिनिज्म बिगेन मच लेटर, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज मूवमेंट है फेमिनिज्म की ये बाद में आई है आके। ये आप लोगों को पता चलेगा कि ये लेटर हाफ इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में जाके आती है, ठीक है ना। इनलाइटनमेंट ईरा में अगर आप लोग देखते हैं जो कि 18th सेंचुरी है, अभी मैंने उसी ही की बात की है। द आइडिया ऑफ द इक्वलिटी गेन्ड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द इनलाइटनमेंट एंड थिंकर्स बिगेन टू आर्ग्यू दैट द राइट शुड बी यूनिवर्सल।
उस वक़्त के थिंकर्स ने बात करना शुरू कर दी कि राइट्स सब के लिए एक जैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल होने चाहिए। अ की अर्ली फेमिनिस्ट वॉइस, जो कि ये जो है ये मैरी वोllstonecraft जो है ये फेमिनिज़म से पहले की बात है, ठीक है ना। ये वेव ऑफ द फेमिनिज़म में शामिल नहीं है, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं शी वाज द की थिंकर ऑफ द फेमिनिज़म। और इसने लिखा था, शी रोट अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। 1792 में उसने लिखी है ये एक अपना विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, आर्ग्यूइंग दैट द वीमेन आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर बट लैक एजुकेशन। इसमें इसने बताया कि जो औरतें हैं वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं है, बट उनको उनके बेसिक राइट्स है जो कि एजुकेशन है उससे तुम लोगों ने डिप्राइव्ड रखा है, और डेप्रीवेशन की वजह से आप लोग उनको जो है इन्फीरियर मत कहें, उनको लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना। अगर वो एजुकेशन में आगे आ गई तो वीमेन जो होंगी वो सबसे काबिल होंगी। और आज आप लोग देख रहे हैं जब विमेन को उनके राइट मिले हैं इक्वल एजुकेशन के, तो आज जो मेल पर्सन है उनसे भी कहीं ज़्यादा जो इंटेलिजेंसी लेवल है, आईक्यू लेवल है, ये विमेन में पाया जाता है। शी चैलेंज्ड लैक ऑफ एजुकेशन। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन में जो है मैरी वोllstonecraft ने किस चीज़ को चैलेंज किया? लैक ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन को, जेंडर बेस्ड मोरल डबल स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द वीमेन टू द डोमेस्टिक रोल्स। अब सिर्फ सोशल रिस्ट्रिक्शन के औरतें सिर्फ घर चला सकती हैं, उस चीज़ को उसने कहा कि नहीं, औरतें पढ़ भी सकती हैं, आगे भी निकल सकती हैं, बिजनेस भी चला सकती हैं, ठीक है ना। दिस पीरियड लेड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द फेमिनिज्म। अब ये जो पीरियड था 18th सेंचुरी का पीरियड, इसने एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रख दी, किसके लिए? फेमिनिज्म के लिए। दिस इज़ द historical background of the feminism. Now we are moving toward the first wave of the feminism. Okay students, 19th early एंड 20th सेंचुरी, 19th और अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं सदी और शुरू में जो हमारी 20वीं सदी है उसमें फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आई थी। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड मेनली ऑन लीगल राइट्स। इसने फर्स्ट वेव फेमिनिज्म ने क्या किया था? लीगल राइट्स के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। स्पेशली सफरेज क्या था राइट टू द वोट, कि औरतों को वोट का हक दिया जाए, ये उनका लीगल राइट है, ठीक है। तो मेन गोल में विमेन राइट्स टू वोट। और अब इसके जो हमारी जो फर्स्ट वेव है उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? उनमें ये है कि विमेंस राइट्स टू वोट, और विमेन जो हैं उनको वोट्स का राइट दिया जाए, और उसके बाद उनके प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। लीगल आइडेंटिटी ऑफ द विमेन इन मैरिज, जो शादी में औरतों को उनकी लीगल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास तालीम का हक होना चाहिए। दीज वर द गोल्स ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिज्म। की मूवमेंट्स में सबसे पहले जो है वो फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिज्म में सफरेज मूवमेंट चलेगी, द राइट फॉर द वोट, द राइट ऑफ वोट फॉर द विमेन। ओके, इंपॉर्टेंट फिगर्स में ये एमेलीन पैंकफर्स्ट हैं और सूजन बी एंथनी, ये दो मेजर जो हैं ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के जो हैं वो उस फर्स्ट वेव को चलाने वाले लोग थे, उसके थिंकर थे, ठीक है ना, उसके फाउंडर्स थे। उसके बाद आउटकम में फर्स्ट वेव अगर हम लोग देखते हैं तो उसका आउटकम है विमेन गेन्ड वोटिंग राइट्स इन मैनी कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। अब क्या है, जिस चीज़ के लिए फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिज्म चली थी, दे बिकेम सक्सेसफुल इन गेनिंग द सफरेज, इन गेनिंग द राइट्स ऑफ द वोट फॉर द वेमेन। सो 20वीं सदी के शुरू में औरतों को वोट्स के राइट्स मिल गए। एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 1918 से लेकर 1928 में ये काम मुकम्मल हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स में 1920 में औरतों को वोट का हक हासिल हो गया। और अब फर्स्ट वेव जो है उसकी लिमिटेशंस क्या थी कि फर्स्ट वेव जो है वो मेनली रिप्रेजेंटेड मिडिल क्लास वाइट वीमेन इन वेस्टर्न सोसाइटी। फर्स्ट वेव में सिर्फ जो है वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ की वाइट वीमेन की बात हुई, वहाँ के राइट्स की बात हुई, मिडिल क्लास औरतों की, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ की, ठीक है ना। इसने लार्जली क्या इग्नोर किया फर्स्ट वेव ने कि वर्किंग क्लास वेमेन का जिक्र नहीं किया, मतलब जो लोगों के घरों में काम करती थी औरतें, उनका जिक्र नहीं किया गया, या फिर खेतों में काम करती थी उनका जिक्र नहीं किया गया। विमेन ऑफ कलर, रेशियल सेग्रीगेटेड औरतें जो थीं, जो कि ब्लैक थी, उनका जिक्र नहीं किया गया। कलोनियल एंड नॉन वेस्टर्न विमेन लाइक कलोनियल, जैसा कि जहाँ पे जो है एशिया की जो विमेन थी उनका जिक्र नहीं किया गया। अफ्रीका के जो लोग थे जो कि कॉलोनाइज्ड थे, वहाँ की जो औरतें थी उनका जिक्र नहीं किया गया। सो दीज वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिज्म. Now, I am moving toward the second wave feminism, and it was started in 1960s and it was ended in 1980s.
सेकेंड वेव फेमिनिज्म एक्सपेंडेड बियॉन्ड लीगल राइट्स टू द सोशल कल्चरल एंड वर्क प्लेस इक्वालिटी। फर्स्ट वेव में सिर्फ किस चीज़ की बात हुई थी, लीगल राइट्स की, ठीक है, किसकी बात हुई थी, लीगल राइट्स की। लेकिन सेकेंड वेव में बात हुई है सोशल कल्चरल एंड वर्क प्लेस इक्वालिटी की। किन किन चीज़ों की, सोशल कल्चरल एंड वर्क प्लेस इक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वेव से बढ़ गई है ज़्यादा सेकंड वेव में सोशल कल्चरल और वर्क प्लेस इक्वालिटी की बात आ गई। कोर आइडिया जो है सेकंड वेव का, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, ठीक है ना, कि औरतों का जो पर्सनल है वो पॉलिटिकली जो है वो सेटल किया जाता है, ठीक है ना। मैरिज जो है रूल्स उन लोगों के सेटल किए जाते हैं पॉलिटिकली, ठीक है ना। उनकी तो लाइफ प्राइवेट है, तो कुछ जो मसाइल हैं वो औरतों पे भी छोड़ने चाहिए कि वो अपना खुद कुछ कर सकें, ठीक है ना। अब ये मैं इसमें ये डिस्कस होगा कि द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल क्या है, ठीक है ना। दिस मीन्स प्राइवेट लाइफ, फैमिली, मैरिज, सेक्सुअलिटी इज शेप्ड बाय द पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। औरतों की फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सेक्सुअलिटी कौन डिज़ाइन कर रहा है, पॉलिटिकल पावर्स डिज़ाइन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं भाई, उनका ये पर्सनल राइट है, उनको खुद करने दें, आप लोग उनके लिए ना करें। जैसा कि वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है क्योंकि इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल पावर्स कि औरतों को जो है इस लेवल तक जॉब देनी है, इससे ऊपर नहीं देनी, ठीक है ना। नासा पे जाने के लिए औरत नहीं चाहिए, लेकिन वही औरत जो है वो खला में भी जाती है, ठीक है, सारा कुछ करती है। पहले नहीं भेजा जा रहा था लेकिन सारा कुछ हुआ। जो औरत है वो हवाई जहाज़ नहीं चलाएगी, प्लेन क्यों नहीं चला सकती, उसको प्लेन चलाने का भी काम दिया जाए, ठीक है ना। तो ये वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जो थी उनको कहा गया कि ख़त्म किया जाए। ये पॉलिटिकल पावर्स ने अरेंज किया हुआ था, डिज़ाइन किया हुआ था सारा कुछ। उसके बाद रिप्रोडक्टिव राइट्स, एक जो औरत है वो उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए, बर्थ कंट्रोल के ऊपर, अबॉर्शन के ऊपर, ये सारा कुछ था। और ये मतलब ये वही वाली बात कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल वाली बात कि उनका जो पर्सनल है उसको पॉलिटिकली बनाया हुआ है। उनको ये राइट्स देने चाहिए कि बर्थ कंट्रोल राइट्स उनके पास होने चाहिए, अबॉर्शन के राइट्स उनके पास होने चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना, सेक्सुअल फ्रीडम, ठीक है, जेंडर रोल्स इन फैमिली, ये सारा कुछ तो जो था ये सेकंड वेव में कहा गया कि ये औरतों को उनके राइट्स दिए जाएँ, ठीक है ना। उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म किया जाए, उनको उनकी जो है सेक्सुअल फ्रीडम उनको दी जाए, जेंडर रोल्स इन फैमिली जो आप लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए। की थिंकर्स में सेकंड वेव में साइमन दी बीवायर है, साइमन दी बीवायर है, और ये थोड़ा फ्रेंच नेम है। तो हर बुक द सेकंड सेक्स 1949 आर्ग्यूड। अब साइमन की जो बुक है द सेकंड सेक्स जो कि इसने 1949 में लिखी, इसमें इसने कहा कि वन इज़ नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। कोई भी औरत पैदा होते ही औरत नहीं होती बल्कि वो औरत बना दी जाती है, ठीक है ना। मीनिंग जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, जेंडर रोल्स जो हैं सोसाइटी ने हमारे साथ अटैच किए हैं। सोसाइटी ने बताया है कि तुम प्लेन नहीं उड़ा सकती, सोसाइटी ने बताया है कि तुम बॉस नहीं बन सकती, सोसाइटी ने बताया है कि तुम स्पेस में नहीं जा सकती, स्पेस क्राफ्ट में नहीं बैठ सकती, ठीक है ना। तो की थिंकर्स इस सेकंड वेव मूवमेंट के हैं बैटी फ्राइडेन है, बैटी फ्राइडेन इसकी की थिंकर है। उसकी जो बुक है द फेमिनाइन मैस्ट्रिक 1963 हाईलाइटेड द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द हाउस वाइफ्स कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक रोल्स। अब इसकी जो बुक है 1963 में इसने जो लिखी है, इसमें इसने हाईलाइट किया है हाउस वाइफ्स को, ठीक है ना, उनकी डिससेटिस्फेक्शन को, जिसमें हाउस वाइफ्स को सिर्फ हाउस का ही रोल दे दिया जाता है कि आपने घर के ही काम करने हैं, आप हाउस वाइफ ही हैं। तो इसकी बुक में उन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। अब सेकंड वेव की हमारी जो अचीवमेंट्स हैं बच्चों वो है लीगल रिफॉर्म्स इन एम्प्लॉयमेंट, औरतों को लीगल रिफॉर्म्स मिल गए एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपेंशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है ना, उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स जो थे उनके वो बढ़ा दिए गए। राइज ऑफ द वीमेन इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, औरतें एजुकेशन और पॉलिटिक्स में और ज़्यादा आगे आ गई। अब सेकंड वेव के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है जैसा कि फर्स्ट वेव के ऊपर क्रिटिसिज्म है। सेकेंड वेव की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं कि फोकस्ड मेनली ऑन वेस्टर्न मिडिल क्लास वीमेन। अब सेकेंड वेव में अगेन जो है वो वेस्टर्न मिडिल क्लास वीमेन जो है उनकी बात हुई। इग्नोर्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दिया गया। समटाइम सीन एज यूनिवर्सलाइजिंग वीमेन एक्सपीरियंसेस, ऐसा लगता था कि सेकेंड वेव जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी के जो मिडिल क्लास वीमेन हैं उनके एक्सपीरियंसेस को पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही है। हो सकता है कॉलोनाइज्ड वीमेन जो थी उनके मसाइल कुछ और थे, रेशियल सेग्रीगेटेड औरतों के मसाइल कुछ और थे,
ठीक है ना। तो ये उन्होंने अपना आइडिया जो है इन लोगों के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया है सब के ऊपर। तो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑन द सेकेंड वेव ऑफ द फेमिनिज्म। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड द थर्ड वेव फेमिनिज्म which has been happened in 1990s to 2010 2010, and a third wave feminism emerged as a response to the limitations of the second wave feminism. थर्ड वेव जो है ये सबसे ज़्यादा इंकल्सिव आप वेव कह सकते हैं, जिसने तमाम जो मतलब ग्लोबली जितने भी वीमेन थे उनके मसाइल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और ये आई भी जो है वो सेकंड वेव के रिस्पॉन्स में है। जो शॉर्ट कमिंग्स सेकंड वेव में रह गई थी उनको कवर करने के लिए थर्ड वेव ऑफ द फेमिनिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, इस थर्ड वेव ऑफ द फेमिनिज्म के की फीचर्स में एम्फोसिस ऑन डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी, डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस किया गया। मतलब जो चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न मिडिल क्लास वेमेन के ऊपर अप्लाई होती हैं वो मिडिल क्लास वेमेन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं हो सकती। इनमें डाइवर्स प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी अलग है हर बंदे की, ठीक है ना। फोकस ऑन रेस, क्लास, एथनिसिटी एंड सेक्सुअलिटी। अब ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है इसने जिन पॉइंट्स को मिस किया गया था पहले, रेस को, क्लास को, एथनिसिटी को, उन सब के ऊपर गौर किया। रिजेक्शन ऑफ वन साइज फिट्स ऑल, इसने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया कि एक ही साइज़ जो है वो सारी फेमिनिज्म को पूरा नहीं आ सकता, हर एक के मसाइल जो हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं कोर आइडियाज़ के ऊपर, तो वीमेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन डिफरेंटली। औरतें जो हैं ऑपरेशन जो है उसको डिफरेंटली एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है ना। जेंडर इज़ फ्लूइड एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड, जेंडर जो है मुसलसल चलने वाला अमल है और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। एम्पावरमेंट थ्रू आइडेंटिटी एंड चॉइस, तो हमें जो औरतें हैं जो भी सेग्रीगेटेड लोग हैं उनमें मेल भी हो सकते हैं, उनको एम्पावरमेंट देनी चाहिए थ्रू आइडेंटिटी और चॉइस के थ्रू, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट थीम इसके थर्ड वेव ऑफ द फेमिनिज्म के इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब इसमें सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो ऐड किए गए, रेस को भी ऐड किया गया, ठीक है ना, और उसके बाद डाइवर्सिटी को भी लेके आए इसमें, और इसके अलावा जो है क्लास की बात हुई है, एथनिसिटी की बात हुई है। तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटरसेक्शनैलिटी, जो कि पहले इग्नोर की गई थी पहली दो वेव्स में। उसके बाद सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात हुई है, मीडिया रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, बॉडी पॉजिटिविटी की बात हुई है। की थिंकर में थर्ड वे में जूडिथ बटलर है, और वो कहती हैं कि शी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द जेंडर performativity and arguing gender is not a natural but performed through repeated behavior। वो कहती है ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी की बात करती है कि लोग बार बार जो हैं वो जेंडर एक कोई नेचुरल बात नहीं है बल्कि लोगों का बिहेवियर है। हम देखिए रोड पे तो जो है वो मेल भी जाते हैं और फीमेल भी जाती हैं, लेकिन देखा बार बार फीमेल को जाता है, तो ये एक रिपीटेड बिहेवियर है। क्यों बिहेवियर है? क्योंकि अब उनको ये फील करवाना कि आप औरतें हैं, ठीक है ना, आपको ऐसे ही दुपट्टा लेके जाना था, आपको ऐसे ही गाउन पहन के जाना पड़ना था, आपको अपनी नज़र जो है वो नीचे रखनी है, दूसरा चाहे जैसे मर्जी देखता जाए। तो दीज आर द रिपीटेड बिहेवियर, ठीक है ना। तो इसके बारे में जूडिथ बटलर कहती हैं कि जो है वो जो जेंडर है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं उनके परफॉर्म्ड बिहेवियर है जो कि बार बार रिपीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो औरतें हैं उनको अपना जो है उनके साथ जो है वो स्टीरियोटाइपिंग जोड़ी जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ द थर्ड वेव, मोर इनकल्सिव, थर्ड वेव जो है ये सबसे ज़्यादा इनकल्सिव है, इसमें ज़्यादा आइडिया शामिल हुए, रेस, एथनिसिटी, और ये उसे क्या कहते हैं जो कॉलोनाइज्ड वीमेन थी इनके एक्सपीरियंसेस को शामिल किया गया। फोकस ऑन ग्लोबल एंड कल्चरल फेमिनिज्म की बात हुई, इनकर्ज पर्सनल एम्पावरमेंट की बात हुई। और अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ फेमिनिज्म की जो वेव है जो इस वक्त प्रेजेंट है हमारे पास 2010 से लेके अभी तक जो है वो जो वेव है वो है फोर्थ फेमिनिज्म अब चल रही है। द फोर्थ वेव इज़ शेप्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया एक्टिविज्म। अब ये जो वेव है फोर्थ वाली ये शेप्ड हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजी से और सोशल मीडिया एक्टिविज्म की वजह से। इसके मेन फीचर्स में ऑनलाइन एक्टिविज्म है, हैशटैग्स एंड कैंपेन्स चलाई गई औरतों के लिए,
फोकस ऑन हरासमेंट एंड सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है ना, हरासमेंट के ऊपर जो फोर्थ वेव है इसका फोकस है हरासमेंट और सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, ठीक है ना, ग्लोबल फेमिनिज्म के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी। मतलब पहले शायद लोगों को सजाएं नहीं मिलती थी, अगर वो आपको हरास कर रहे हैं या सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है तो मीन्स छोड़ दिया जाता होगा या कुछ भी। लेकिन इस वक्त जो फोर्थ वेव है फेमिनिज्म की, उसमें ऑल वीमेन आर ग्लोबली कनेक्टेड, और उनकी हरासमेंट जो है उसके लिए बहुत सख्त सज़ाएं हैं, और सेक्सुअल वायलेंस को हाईलाइट किया जाता है ग्लोबली। पहले लोग इस चीज़ को छुपाते थे, इसको रिस्पॉन्स नहीं देते थे, लेकिन अब ये जो है अगर कोई किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको ग्लोबली वॉइस मिलती है, उसको इंसाफ दिया जाता है, और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इसीलिए फोकस किया जा रहा है इस वेव में। अब इसमें जो फोर्थ हमारी फेमिनिज्म की वेव जो चल रही है, इसमें जो की मूवमेंट्स हैं, मी टू मूवमेंट है, इसमें टाइम्स अप है, कंपेन्स अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट है, ठीक है। की थिंकर्स में इसमें रॉक्सन गे है। वो रॉक्सन गे जो है शी एम्फसाइजेज मॉडर्न फेमिनिज्म कम्प्लेक्सिटी, स्पेशली इंटरसेक्शनैलिटी एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक हो गया। फोर्थ वेव फोकस जेंडर वायलेंस के ऊपर बात करी है, वर्क प्लेस इक्वालिटी की बात करती है, डिजिटल हरेसमेंट की बात करती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, ठीक है। टाइप्स एंड द स्कूल्स ऑफ द फेमिनिज्म। अब हम लोग बढ़ रहे हैं टाइप्स और स्कूल ऑफ द फेमिनिज्म की तरफ। फेमिनिज्म इज़ नॉट वन आइडियोलॉजी, इट हैज़ मल्टीपल ब्रांचेस। अब देखिए लिबरल फेमिनिज्म आ चुकी है, ठीक है ना। लिबरल फेमिनिज्म का फोकस क्या है, लीगल इक्वालिटी की बात करते हैं ये लोग। गोल इनका क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड वर्क। लिबरल फेमिनिज्म किस चीज़ की बात करती है, लीगल इक्वालिटी की, और कहती है इसका गोल है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड वर्क। देन द सेकेंड टाइप ऑफ द फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म। फोकस पैट्रियार्की एज रूट कॉज ऑफ अप्रेशन। ये रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि पैट्रियार्की जो है, जब आपने सारी मर्द डिपेंडेंट सोसाइटी बना देनी है कि जो फैसला करेगा मर्द करेगा, ठीक है ना, औरत की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको घर में जो है एक सबाल्टर्न की तरह आप ट्रीट करते हैं, उसकी कोई वॉइस नहीं है, मार्जिनलाइज्ड पर्सन की तरह। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो हर ऑपरेशन की जड़ है। कॉल्स फॉर डीप स्ट्रक्चरल चेंज। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि स्ट्रक्चरल चेंज होना, स्ट्रक्चरल चेंज आना चाहिए किसी भी सोसाइटी में। जो तुम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बना दिए हुए हैं ना घरों के, फैमिलीज़ के, उसको चेंज होना चाहिए। मार्क्सिस्ट स्लैश सोशलिस्ट फेमिनिज्म लिंक्स कैपिटलिज्म एंड जेंडर इनक्वालिटी। अब ये मार्क्सिस्ट जो है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म इस चीज़ की बात करते हैं, वो जेंडर इनक्वालिटी को कैपिटलिज्म के साथ जोड़ते हैं। जैसे कैपिटलिज्म इनक्वालिटी पाई जाती है, इसी तरह से जेंडर इनक्वालिटी है। ये कहते हैं फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। औरतों को बराबर का प्रॉपर्टी राइट मिलना चाहिए, ठीक है। उनको भी जितना वो कमा रही हैं, उनको मतलब सारा जो है वो उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कल्चरल फेमिनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो एम्फेसिस वीमेंस वैल्यूज़ एंड डिफरेंसेस। हमें औरतों की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी डिफरेंसेस जो हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो कि पाँचवीं टाइप है, दिस इज़ द फिफ्थ टाइप ऑफ द फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म रिजेक्ट्स फिक्स्ड डेफिनेशंस ऑफ द जेंडर और फोकस ऑन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, ठीक हो गया। एंड उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं फेमिनिज्म इन लिटरेचर की तरफ। फेमिनिज्म इन लिटरेचर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फेमिनिज्म इन लिटरेचर। क्यों लिटरेचर इतना फेमिनिज्म को फोकस करता है। फेमिनिज्म डीपली इन्फ्लुएंसेस लिटरेरी थ्योरी, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है ये फेमिनिज्म है अभी तक लिटरेचर में। इट एनालाइजेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन टेक्स्ट। क्या करती है ये, औरतों के जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन इन टेक्स्ट, उसको एनालाइज करती है। मतलब कोई भी आप ऐसी राइटिंग उठा के देख लें जो कि किसी फीमेल ने लिखी होगी, तो उसने वहाँ वो कुछ ना कुछ ऐसा बताया होगा कि जब उसका एनालिसिस किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो बात जो है वो सच होगी, ठीक है ना। अगर आप लोग देख लें सारा स्लहरी का नॉवल उठा के मीटलेस डेज, उसमें वो उसने एक अपने करैक्टर के बारे में बताया है कि वो उसकी सिस्टर है, पहले वो बड़ी, उसे क्या कहते हैं, बड़ी ब्रेव थी, ठीक है, और बड़ी लिबरल थी, और हर काम जो है वो बड़े हंस के करती थी। ऐसे ही लगता था कि शी हैज़ सुपर पावर्स। लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने उसकी आवाज़ खोते हुए देखी है। मतलब वो किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती थी, अपने राइट्स की बात नहीं करती थी,
पता नहीं शादी के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसने बोलना छोड़ दिया है। तो ये जो है, जो राइटिंग, जो लिटरेचर है, उसमें जो फेमिनिज़म है, तो ये जो फेमिनिज़म इन लिटरेचर है, ये हमें हेल्प करता है ये एनालाइज करने में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन इन टेक्स्ट, औरतें जो टेक्स्ट में कैसी 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 बयान हुई हैं, क्या ऐसा सचमुच है सोसाइटी में ये सारा कुछ पाया जा रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन लिटरेचर, और उसके बाद वॉइस एंड ऑथरशिप की बात हुई है, जैसा कि पहले वॉइस एंड ऑथरशिप, औरतों को ऑथरशिप की इजाज़त नहीं थी, ठीक है ना। तो ये उसकी जो अगर हम लोग लिटरेचर में देखते हैं तो फिर हमें इन सारी बातों का पता चलता है, ठीक है। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो इस तरह के सवाल पूछते हैं कि हाउ आर वीमेन पोर्ट्रेड, मतलब लिटरेचर के किसी भी नॉवल में, ड्रामा में, पोइट्री में जो औरतें हैं वो किस तरह की पोर्ट्रे की गई हैं, ठीक है ना। वो हमें सही क्लू तक जाने की इजाज़त देंगे, क्योंकि द राइटर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई राइटर कोई बुक लिख रहा है, कोई किताब लिख रहा है ना, एक्चुअली में वो अपनी सोसाइटी को बयान कर रहा है। ऑल्दो ही और शी इज़ नॉट टेकिंग द रियल नेम ऑफ द पीपल, बट ही और शी इज़ डिस्क्राइबिंग द रियल स्टोरी ऑफ द सोसाइटी। हु हैज़ पावर इन द नैरेटिव, जो कहानी लिखी गई है उसमें पावर किसके पास है, मर्द के पास है या औरत के पास है, ठीक है ना। किसने जेंडर रोल्स जो हैं वो डिफाइंड किए हैं पूरे नावल में। हुज वॉइस इज़ मिसिंग, पूरे नावल में आवाज़ किसकी नहीं है, ठीक है ना। आप देखें नावल है या कहानी है, उसमें आवाज़ किसकी मिसिंग है, ठीक है ना। किसी घर में अगर तो कोई फैमिली का ड्रामा है तो क्या उसमें जो हाउसवाइफ है उसको बात करने की इजाज़त है, क्या उनके घर में काम करने वाला जो नौकर है वो उसकी आवाज़ जो है, मतलब उसकी बात सुनी जाती है, उसको उसके पूरे राइट्स दिए जाते हैं। अब फेमिनिज़म सिर्फ औरतों तक नहीं रह गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इंटरसेक्शनैलिटी की जब बात आ गई थर्ड वेव में, तो इसमें तमाम लोगों की आवाज़ जो है वो सुनी जानी चाहिए जिनको मार्जिनलाइज्ड रखा गया है। राइटर्स ऑफन स्टडीड इंक्लूडेड, और इसमें जो है इस स्टडी में जो राइटर इंक्लूड हैं वो वर्जीनिया वुल्फ है। और वर्जीनिया वुल्फ की अगर राइटिंग हम लोग देखते हैं, शी आर्ग्यूड वीमेन नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड आ रूम ऑफ वंस ओन टू क्रिएट लिटरेचर। वो कहती है कोई भी जो औरतें हैं उनके पास जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उनके पास अपना एक कमरा, अपना एक घर तो होना चाहिए, अपना एक कमरा तो होना चाहिए जहाँ बैठ के वो लिख सकें। क्रिटिसिज्म ओवरऑल ऑन फेमिनिज्म, अभी तक तो हम लोगों ने एक एक वेव करके उसके ऊपर क्रिटिसिज्म पढ़ा था। अब यहाँ पे फेमिनिज्म के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, फेमिनिज्म हैज़ ऑल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म ओवर जनरलाइजेशन ऑफ द वीमेन एक्सपीरियंसेस। समटाइम जो है हो सकता है कुछ औरतों को कोई मसाइल ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। जैसे वो एक बुक है उसमें डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द हाउस वाइफ्स के ऊपर वो बुक लिखी गई, हो सकता है कि सारी जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कोई मसला ना हो सकता है किसी औरत को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे जैसे जो है वो फेमिनिज्म में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो फेमिनिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि ओवर जनरलाइजेशन ऑफ द वीमेन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसने तमाम औरतों के ऊपर जो है एक्सपीरियंसेस को जो है वो ओवर जनरलाइज कर दिया है। वेस्टर्न बाइस इन अर्ली वेव्स, जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव है उसमें सिर्फ वेस्टर्न वीमेन की बात हुई थी। इंटरनल डिसएग्रीमेंट अमंग फेमिनिस्ट के अंदर अपने अंदर इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हैं। मिस इंटरप्रिटेशंस एज एंटी मैन आइडियोलॉजी, और फेमिनिज्म को ये कहा जाना कि ये एंटी मैन आइडियोलॉजी है, ये भी गलत है। However, modern feminism responds that feminism is not about opposing men, it is about dismantling inequality systems, ठीक है ना। However, modern feminism ने जवाब दिया है कि feminism is not about opposing men, हम सिर्फ मर्दों के खिलाफ की बात नहीं कर रहे, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। इट इज़ अबाउट डिसमेंटलिंग इनक्वालिटी इन सिस्टम, तो सिस्टम में जो इनक्वालिटी है हम उसके खात्मे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कंक्लूजन जो है फेमिनिज्म का, फेमिनिज्म हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ लीगल राइट्स मूवमेंट्स इनटू अ कम्प्लेक्स ग्लोबल थ्योरी एड्रेसिंग जेंडर, पावर, आइडेंटिटी एंड जस्टिस। कहाँ से बात निकली थी और कहाँ जा पहुँची, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात से लेके आज ये पूरी दुनिया में जो है वो ग्लोबली पहचानी जाने वाली एक थ्योरी है, एक मूवमेंट है। इट्स जर्नी शोज फ्रॉम सफ्रेज टू इक्वालिटी लॉज। सबसे पहले सफ्रेज मतलब राइट्स फॉर द वीमेन से ये चली और कहाँ पे चली गई, आज इक्वालिटी लॉज के ऊपर आ गई। फ्रॉम वर्क प्लेस राइट्स टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर आ गई। फ्रॉम नेशनल मूवमेंट्स टू ग्लोबल डिजिटल एक्टिविज्म के ऊपर आ गई। टुडे फेमिनिज्म कंटिन्यूज टू इवॉल्व एज सोसाइटीज चेंज। फाइनल थॉट इसके ऊपर, फेमिनिज्म इज़ नॉट अ फिनिश्ड आइडियोलॉजी, it is a continuous conversation about equality and human dignity.
So this is all about from my side about feminism. I hope आप लोगों को समझ आया होगा. So if you want to ask any question, you can comment here, and I will respond to your comments. Thank you very much.